अध्याय 7 विफलता का भय। वर्ष 1993 में बिजनेस अवार्ड सम्मान समारोह में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री ली कुन येव ने सफल एंटरप्रेन्योर्स के शब्द दोहराए थे। सिंगापुर वासी अपने कियासू दृष्टिकोण, कियासू माने विफलता का भय के बावजूद संघर्ष करने का साहस रखते हैं। अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान मैंने अनेक मित्र बनाए एवं श्री ली के कथन की सच्चाई का भी पता लगा लिया। सिंगापुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आदमी को 3K से बचना चाहिए। पहला कियासू यानी कि असफलता का भय, दूसरा कियासे यानी कि मृत्यु का भय एवं तीसरा कियाबू यानी कि पत्नी का भय। सुनने में ये एक व्यंग लगता है, परंतु बात में दम है। मिस्टर कियासू नामक पुस्तक ने सिंगापुर में तहलका मचा रखा है। अभी अभी मुझे पता चला है कि वे लोग मिस्टर कियासू यानी कि श्रीमान डरपोक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करना चाहते हैं। मैंने सिंगापुर वासियों को पिछड़े सिंगापुर से आधुनिकतम सिंगापुर के निर्माण में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। परिणाम स्वरूप आज सिंगापुर के वासियों का जीवन आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है। आज सिंगापुर की काया पूरी तरह पलट चुकी है। यह इंसानी फितरत है कि उपलब्धियां हासिल कर लेने के बाद हमें इनके छीनने का डर सताने लगता है, परंतु पूर्णतः असफल व्यक्ति को यह डर नहीं होता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब हम पा लेते हैं तो हमें उसे खोने का भय परेशान करने लगता है। मुझे याद आ रहा है, मैं एक उद्योगपति से बातें कर रहा था। मैंने उससे पूछा, आप लकीर के फ़कीर क्यों हैं? मेरे पास लकीर है इसीलिए। उसका जवाब कितना सटीक था ना। सफलता पर किए गए अध्ययनों से एक बात खुलकर सामने आई है, वह यह है कि पराजय का भय ही लोगों को सफल होने से रोकता है। कठिन मार्ग असुरक्षित एवं दुर्गम दिखाई देते हैं, परंतु होते नहीं। कठिन कार्य को सीखने का सरल सा उपाय है। जिसे करने से डर लगता हो, उसी काम को बार बार लगातार करो। चुनौतियों का मुकाबला करना ही जीवन है, बाकी कुछ नहीं। हेलन केलर। 2 वर्ष से भी कम की अवस्था में हेलन केलर देखने, सुनने एवं बोलने की क्षमता खो चुकी थी। बाद में उन्होंने न केवल देखना, सुनना एवं बोलना सीखा, बल्कि वे प्रसिद्ध आलेखों, पुस्तकों एवं जीवन चरित्रों की लेखिका भी रही। एरिका जोंग के अनुसार हम सभी के पास कुछ न कुछ योग्यता अवश्य है। अभाव है तो बस बुरे समय में योग्यता के प्रयोग के साहस का, जिससे योग्यता बढ़ती है। सिडनी स्मिथ के अनुसार योग्यता बढ़ाने के लिए संसार से विपरीत दिशा में जाने के साहस की आवश्यकता है। प्रतिदिन मिलने वाले कायर लोग आपकी योग्यता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। फिलिप एडम्स के अनुसार, मुझे पता है आप लोगों में विशाल शक्ति छिपी है। लोग असाधारण कार्य कर सकते हैं यदि चुनौतियों से लड़ने का साहस वे जुटा सकें, परंतु फिर भी वे प्रथम पंक्ति में बैठकर सफलता का नज़ारा देखते हैं। विफलता का संबंध भय से नहीं बल्कि सामाजिक उपेक्षा से है। जैसे लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। एपिचेटस के अनुसार लोग घटनाओं से दुखी नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं के प्रति अपने विचारों से परेशान हैं। इसलिए अपने काम से काम रखो। कुछ भी हो, विफलता को समाज में आज भी एक धब्बा माना जाता है, जैसा कि इससे पहले अध्याय में आपको बताया जा चुका है। विफलता के अनुभवों का हमारे समाज में कोई मोल ही नहीं है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद भी यदि विफलता विषय पर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो यह छन्नी में पानी भरने के प्रयास के समान साबित होगा। कल्पना कीजिए ऐसे समाज की जहां लोगों को प्रयास करने एवं विफल हो जाने के लिए तैयार किया जाता हो, जहां के लोग असफल होने से नहीं डरते हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कितने नए नए आविष्कार होने आरंभ हो जाएंगे?
वह समाज कितना सक्रिय, रचनात्मक एवं सकारात्मक सोच वाला होगा। वहाँ की अनगिनत उपलब्धियाँ। सिकंदर महान के अनुसार, मैं मौके का इंतज़ार नहीं करता बल्कि मौके पैदा करता हूँ। जूलियस सीजर ने अपनी सेना ब्रिटेन के समुद्री तट पर उतारकर पूरे जहाज़ी बेड़े में आग लगा दी और घोषणा की कि हम यहाँ से एक ही चीज़ लेकर जाएंगे, जीत या मौत। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अभी तक हुए सभी महान कार्यों की सफलता का एक ही राज रहा है और वह है साहस, तथा साहस का जन्म असफलता के गर्भ से ही होता है। सफलता के सफ़र को जारी रखने के लिए हमें सदैव नए नए अवसर तलाशने होंगे। इसमें असुरक्षा का भाव छिपा है और यही असुरक्षा की भावना हमारी विफलता का कारण बनती है तथा यही सफलता की पहली शर्त भी है। नए नए समंदरों की खोज के लिए हमें समुद्री तट बदलते रहने का साहस बटोरना ही होगा। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि चीनी वर्णमाला में अवसर दो शब्दों यानी कि विपत्ति एवं संगति के संयोजन से तैयार होता है, और सही भी है। परेशानियों का भंडार ही आपके लिए अवसर पैदा करता है। ली कुन येव के ये शब्द थे, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें विफल लोगों के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा। श्री ली कुन येव, जो सिंगापुर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, को सिंगापुर को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का संपूर्ण श्रेय दिया जाता है। जब वे मात्र 4 वर्ष के थे तो एक बर्तन तोड़ने पर उनके क्रोधी पिता ने उनके कान पकड़कर उन्हें कुएं में घंटों लटकाए रखा था। बचपन से ही उन्हें खेलों से बहुत प्यार था, उनके अंदर जीत का जज्बा था। ली ने अपनी युवावस्था में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। सिंगापुर के निर्माण में उन्होंने अभूतपूर्व एवं अग्रणी भूमिका निभाई। अपने परिवार हेतु भोजन जुटाने के लिए उन्होंने हर प्रकार के कार्य किए। वे जापानी प्रचार विभाग में नौकरी किया करते थे। उन्होंने काला बाजारू उत्पाद, केक एवं गोंद बेचने जैसे अनेक धंधे भी किए। 3.5 साल के कड़े जापानी शासन ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। आइंस्टाइन ने कहा था, अवसर हमेशा परेशानियों से ढका रहता है। दूसरे शब्दों में, गलत अनुभव ही हमें सही निर्णय तक पहुंचाते हैं। जब कड़ी मेहनत से तैयार की गई, लगन से संपादित योजना फिल्म होती है तो इसे महान अवसर की पूर्णाभूति माना जाना चाहिए। ये शब्द थे पीटर ड्रकर के। इस पुस्तक को पढ़ रहे सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यदि आप भी एंटरप्रेन्योर बनने की तैयारी में हैं तो इस बारे में आपके विचार भी बिल्कुल निजी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सुरक्षा के साथ खेलकर अवसर की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी महान अवसर सुरक्षित नहीं हो सकता। एक सच्चे एंटरप्रेन्योर को अवसर की तलाश करनी चाहिए, ना कि सुरक्षा की। आप जितना बड़ा खतरा मोल लेंगे उतना ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग निर्णय लेते हैं। सफल एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि जलयान बंदरगाह में सुरक्षित रहता है, परंतु इसका निर्माण बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहूँ तो जो लोग सफल होना चाहते हैं एवं जिन्होंने विफल होने की तैयारी नहीं की है, उन्होंने अपनी सफलता को सीमाओं के घेरे में बांध दिया है। साम्यवाद का पतन, सोवियत संघ का विखंडन, चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे जोखिम भरे बाजार अनुकरण के योग्य नहीं है। वहाँ की सरकारें अपनी जनता से पूंजी निवेश के लिए अनुरोध कर रही हैं। नित नए एंटरप्रेन्योर्स बाजार में आकर अपने अपने दायित्व संभाल रहे हैं। यह भी सुनिश्चित है कि ये सभी सफल नहीं होंगे, परंतु फिर भी इस दौड़ में भागने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि नो पेन नो गेन, कष्ट नहीं तो उपलब्धि भी नहीं। जो लोग अपनी किस्मत से निराश रहते हैं, एक दिन उनकी किस्मत भी उनसे रूठ जाती है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने अंदर की आग को हमेशा जिंदा रखें। सफलता आपको मूल्य चुकाने के बाद ही मिलेगी। किसी भी कार्य योजना का
कोई ना कोई मोल अवश्य होता है, परंतु स्थिरता से कम। यदि आप खतरों से खेलने से डरते हैं तो कृपया उनकी निंदा न करें जो उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं, क्योंकि वे इनकी कीमत अदा कर रही हैं। यदि आपका जीवन विफलताओं से मुक्त है तो शायद आप ज़रूरी जोखिम नहीं उठा रही हैं। बिल्कुल सच है, और कदम कदम पर यह बातें हम सभी पर लागू होती हैं। प्रथम अनुभव में सबसे बड़ा डर है जोखिम ना उठाने का फैसला। विफल होने के अनेक रास्ते हैं, परंतु संघर्ष न करना सबसे आसान मार्ग है। संदेह विश्वासघाती होते हैं जो हमें धोखा दिलाते हैं। अच्छा होगा यदि हम हर काम करने से भय से मुक्त हो जाएं। जो डर गया वो मर गया। खराबी हमारे सितारों में नहीं, हमारी कार्य प्रणाली में है। व्यापार करना समंदर में मछली पकड़ने के समान है। जब समंदर यानी कि बाजार शांत होता है तो मछलियां पकड़ने यानी कि व्यापार करने में आनंद नहीं आता। पानी में हलचल यानी कि बाजार में उथल पुथल दिखाई देने पर ही व्यापार करने में यानी कि मछलियां पकड़ने में मज़ा आता है। यह सतही हलचल छोटी मछलियां मचाती है, यानी कि छोटे व्यापारी, जिन्हें बड़ी मछलियां नीचे से नियंत्रित करती हैं। ये शब्द थे श्री रॉबर्ट कोक हॉकनेन, मलेशिया के ग्लोबल व्यापारी के। लिंग कॉन्ग चियान के अनुसार अवसर आपके कदमों में बिखरे पड़े हैं, आप उन्हें क्यों नहीं चुन रहे। श्री ली कॉन का जन्म 1893 में चाइना में हुआ था। वे 10 वर्ष की अवस्था में सिंगापुर स्थानांतरित हो गए। उन्होंने एक चीनी दैनिक पत्र में भाषांतरण का कार्य एवं एक चीनी व्यापार कंपनी में नौकरी भी की। वर्ष 1927 में उन्होंने स्वयं का रबर व्यवसाय आरंभ किया, परंतु दुर्भाग्य से वर्ष 1930 में अमेरिका में शुरू हुई मंदी के चलते सिंगापुर में उनका यह धंधा चौपट हो गया। इसी दौरान श्री ली ने दिवालिया हो चुके कारखाने खरीदकर ली रबर का विस्तार करना आरंभ कर दिया। कोरिया युद्ध के दौरान उन्होंने काफ़ी धन कमाया। वर्ष 1967 में ली का निधन हो गया। आज भी उनकी कंपनी दक्षिण पूर्वी एशिया की जानी मानी कंपनियों में से एक है। हेनरी सी के शब्द थे, विपत्तियां अवसरों को जन्म देती हैं, असफल होने पर निराश न हो, पुनः प्रयास करें। हेनरी सी का जन्म 1924 में चीन में हुआ था। उन्होंने चप्पलें बेची, साथ ही उन्होंने कैरेडो, क्विपो एवं मनीला की सड़कों पर जूते भी बेचे। जूते बनाने वाले कारखाने से वे जूते खरीदते, उन्हें बेचते और फिर उन पैसों से वे दोबारा जूते खरीद लाते थे। इसी पैसे से वे अपनी पढ़ाई, जिसे वे कभी पूरी ना कर पाए, का खर्चा भी उठा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हेनरी सी शू स्टोर्स ने तेजी से विस्तार आरंभ कर दिया। वर्ष 1946 तक मनीला में उनकी 3 शाखाएं थीं। वर्ष 1958 में हेनरी ने शूमार्ट के नाम से अवेनिदा रिजल मनीला में अपना पहला शू स्टोर खोला। कुछ वर्षों के बाद हेनरी ने कैरेडो मनीला में अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक अन्य शू मार्ट खोला जो आज उनके पूर्व स्वामित्व में है। अब जूतों की खरीदारी वे अमेरिका से करने लगे थे। बाद में अपने ग्राहकों के आग्रह पर हेनरी ने जूतों के साथ साथ ज़रूरत का अन्य सामान भी बेचना आरंभ कर दिया। हेनरी ने वर्ष 1972 में इकर्क मनीला में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलकर साहसी कदम उठाया। वर्ष 1975 में उन्होंने मनीला से बाहर मकाती में भी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का विस्तार करके एक और साहसिक कदम उठाया। कुछ वर्षों बाद क्यूबाओ, हैरिसन एवं होलियो में उन्होंने शूमार्ट स्टोर ओपन कर दिए। वर्ष 1985 तक शूमार्ट मॉल एवं शूमार्ट नॉर्थ एड्सा जारी रहे। 90 के दशक के मध्य में हेनरी ने शूमार्ट पॉइंट, शूमार्ट मेगा मॉल, शूमार्ट क्यूबा सिटी एवं साउथ मॉल शुरू किए।
क्विजोन शहर में शुमार्ट नॉर्थ एड्सा खोलने पर लोगों ने उन्हें मूर्ख कहा था। जिस व्यक्ति के पास स्वयं के पहनने के लिए चप्पलें तक नहीं थी, वह आज 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मालिक है। एवं रॉक्सस बॉलीवुड मनीला में मॉल ऑफ एशिया के नाम से विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण कर रहा है, जो पश्चिमी एडमॉन्टन मॉल कनाडा से भी बड़ा होगा। हेनरी व्यापार के विकास की तुलना भोजन पकाने से करते हैं। जिस प्रकार उचित मसालों का उपयोग सही समय एवं सही मात्रा में करने पर ही भोजन स्वादिष्ट बनता है, हेनरी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आपका व्यापार ठीक ठाक ढंग से नहीं चल रहा है तो अपने व्यापार की रेसिपी में सुधार लाएं। अब बात करते हैं सन यत सेन की। 10 बार विफल हुए एवं 11वीं बार के प्रयास में वे आधुनिकतम चीन के पितामह कहलाए, फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, सन यत सेन। उन्होंने बहुत सी असफलताओं का सामना किया। अधिकतर लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापानी समाज विश्व में सर्वाधिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज के रूप में उभरता जा रहा है। जरा दिमाग पर जोर डालिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी किस प्रकार समूह में आत्महत्या करने वाले दस्ते तैयार करने में सफल हो गए थे। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस धरती पर अनोखे सिद्धांत कार्यरत हैं। आप एक वीर योद्धा को समुराई प्रशिक्षण लेते हुए भी देख सकते हैं। जब एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है तो वह मौत से जूझने के लिए तैयार रहता है, परंतु मौत को गले लगाता है मात्र शत्रु। हाँ, एक वीर मात्र इसलिए जीतता है कि वह अभय की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ग्रीक में एक आदमी रहता था। वह एक भयंकर बीमारी का शिकार था। उसे पता था कि वह जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए वह सेना में भर्ती हो गया। लड़ाई के समय वह जी जान से लड़ा, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। अंत में जब युद्ध जीत लिया तब भी वह जिंदा था। सेनापति उसकी बहादुरी से अत्यंत प्रसन्न था, इसीलिए उसे पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी गई। पुरस्कार वितरण वाले दिन वह यूनानी सैनिक बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। सेनापति ने जब उसकी उदासी का कारण जाना तो सैनिक के लिए एक अच्छे चिकित्सक की व्यवस्था की गई। अंत में बहादुर सैनिक को बचा लिया गया, परंतु उस दिन के बाद वह वीर सैनिक युद्ध के मैदान में कभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह मरने से डरने लगा था। वह अपना जीवन बचाने पर अधिक जोर देने लगा था। हाँ, वह क्यासी बन चुका था। क्या हम ऐसी सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं? हेलन केलर ने कहा था, खतरों से खेलना ही जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, वह यह कि खतरों का स्तर भी हम ही निर्धारित करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है तो हो सकता है आप स्वयं को अधिक असुरक्षित महसूस करें, और यह भी हो सकता है कि कम पैसे के साथ आप स्वयं को और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करें। ऐसी अवस्था में आप स्वयं के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो चुके हैं। मेरे कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिस्क उठा रहे हैं तो आप बेवकूफ या इडियट हैं। खतरे मोल लेने वाले लोग एक बार किए गए प्रयास में ही सफल नहीं हो जाते। वे बार बार खतरे मोल लेते रहते हैं, विफल होते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हर विफलता के बाद लक्ष्य को पाने की उनकी जिद बढ़ती जाती है। वे अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते जाते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते चले जाते हैं और कामयाबी उनकी गुलाम होकर रह जाती है। इस प्रकार के लोगों में एक बात सार्वजनिक होती है, डेयर टू ट्राई, प्रयास करने का साहस। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ महत्वपूर्ण कथन आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला, उन पर उंगली ना उठाएं जिन्होंने प्रयास किया और वे विफल हो गए।
दुर्भाग्यशाली तो वे हैं जो प्रयास ही ना कर सके। दूसरा, सीढ़ी का कोई भी पायदान आराम करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि यह ऊपर जाने का एक मार्ग मात्र है। तीसरा, वही गलतियां नहीं करते जो कुछ भी नहीं करते। गलतियों से डरो मत, गलतियां करो परंतु उन्हें दोहराओ मत। अंत में रॉबर्ट ब्राउनिंग के शब्द हैं, आपकी सोच आपकी पहुंच से तेज होनी चाहिए, नहीं तो स्वर्ग किसके लिए है।